हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, और इस सीरीज का इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ओके, एमटीपी। एमटीपी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब होता है कि जो कोई फीमेल है, उसको मान लो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मतलब इसको बोलते हैं अपन इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूंटरी अबॉर्शन। ओके, जो कब हो रहा है? फुल टर्म से पहले, मतलब जब मान लो प्रेगनेंसी हो रही है, डिलीवरी होगी ना, उसके पहले अबॉर्ट करवा देना, वो क्या होता है? इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड क्यों बोल रहे हैं इसको? क्यों? क्योंकि ये इंसान खुद चाह रहा है, आई मीन जो मदर थी या जो उनके पेरेंट थे, वो चाह रहे हैं इसी रीजन से कि हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो किसी मेडिकल से यानी मेडिसिन वगैरह से या कोई टेक्निक से अपन उसको अबॉर्ट करवाते हैं। ओके, तो ये होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, अब बात करें कि एमटीपीज होते कितने हैं, तो नियरली 45 टू 50 मिलियंस एमटीपी होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कितना है? 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी। मान लो टोटल प्रेगनेंसी कितनी कंसीव हो रही है, उसका 1/5 है क्या? एमटीपी। मतलब इतने ना चाहते हुए भी इतनी पॉपुलेशन कम हो रही है, बट ये पॉपुलेशन कम करने को तरीका नहीं है। ठीक है, ये किसी कारण से करवाते हैं, उसके रीजन आगे पढ़ेंगे अपन। ओके, अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज किया था 1971 के अंदर, विद स्ट्रिक्ट कंडीशन कि इन कंडीशन में तुम कोई पेरेंट है या कोई फीमेल है, वो एमटीपी करवा सकती है, हर रीजन में नहीं करवा सकते इसको। ओके, इसकी स्ट्रिक्ट कंडीशन थी। ठीक है, रिलेटिवली जो सेफ होती है एमटीपी, तो वो होती है अर्ली यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी अप टू 12 वीक्स। कैसे? अब मान लो इस टाइम बेबी डेवलप हो ही रहा है, ठीक है, तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है अबॉर्ट करवाने में, इजीली अबॉर्ट हो जाता है वो विथ मेडिकेशन या कोई मेथड से। ठीक है, ये होता है। अब बात करें अपन सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हायर रिस्क होता है। क्यों? उस टाइम बेबी डेवलप हो चुका है बहुत ज्यादा। ठीक है, बेबी मैक्सिमम चीजें बेबी में ऑर्गन्स बन चुके, तो बेबी फुली डेवलप होने को कगार पे है। ठीक है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये हाई रिस्क होता है बेबी के लिए तो है, साथ में मदर के लिए भी। वहां पे मदर भी, आई मीन मदर की भी डेथ हो सकती है इन सम केसेस में। ओके, अब बात करें क्वेक्स आता है। अब बात करें अपन इंडिया में भी, बात करें अपन गांव में जहां पे लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो आते हैं ना नीम हकीम बोलते हैं इनको, जो कहीं पे भी मतलब अपना डाल रखे हैं क्लिनिक, क्या कह सकते हैं उसको, उनको क्वैक्स कहते हैं अपन, नीम हकीमों को जो मैक्सिमम लोग वहीं से करवाते हैं। और वो चीज रिलेटिवली रिस्कियर है। उसमें क्या है कि वो कोई भी मान लो मेडिसिन देंगे, वो हाई डोज की हो सकती है, तो अबॉर्ट तो हो जाएगा बेबी, लेकिन साथ में मदर की भी डेथ हो सकती है सीवियर ब्लीडिंग से, या कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो इंडिया में मैक्सिमम कोएक्स से करवाते हैं, तो वो रिलेटिवली रिस्कियर है कंपेयर टू एमटीपी। ओके, तो ये बात का सुना रखो। ठीक है, अब बात करें किन किन रीजन में या किन किन कंडीशन में एमटीपी करवा सकते हैं। ओके, पहला इसमें डेंजर फॉर मदर। अगर मान लो जो प्रेगनेंसी हो मदर के लिए डेंजर है, मतलब इसमें है कि अगर मान लो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है मदर की डेथ हो जाए। ओके, दूसरा है चाइल्ड बॉर्न विद डिजीज एंड मेंटल अबनॉर्मलिटी। अब मान लो कोई बच्चा है जिसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ठीक है, हो सकता है हमारा टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई मेंटल अबनॉर्मलिटी है, मान लो जो बेबी है उसका आईक्यू लेवल बहुत कम रहेगा या बेबी प्रॉपर ठीक नहीं रहेगा, तो इन केसेस में एमटीपी करवा सकते हैं। तीसरा है प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप। मान लो को रेप केसेस में प्रेग्नेंट फीमेल हो गई, तो उस केस में एमटीपी करवाएंगे ही करवाएंगे। ओके, अगला है अनवांटेड और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर मान लो कोई फीमेल को प्रेगनेंसी चाहिए नहीं और वो प्रेग्नेंट हो गई, या फिर हो सकता है उसने वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज में लिया और वो फेल हो गया, ठीक है, चाहे वो बेरियर हो सकता है या आईओडीज हो सकता है या कोई दूसरा मेथड हो सकता है, इसने यूज में लिया और वो फेल हो गया, उसको प्रेगनेंसी चाहिए थी नहीं उसको, बट फिर प्रेग्नेंट हो गई, तो उसमें फिर उसको अबॉर्ट करवाना पड़ेगा एमटीपी से। ठीक है, अगला है अनमेरिड और इकोनॉमिकल वीकर फीमेल। अब मान लो कोई फीमेल अनमेरिड है, अब वो अगर मान लो प्रेग्नेंट हो गई, तो पता ही है इंडिया का हाल क्या है। ठीक है, तो गलत बात भी है वो चीज, विदाउट मैरिड, ठीक है, प्रेग्नेंट होना गलत बात ही है। तो इस केस में, या फिर कोई इकोनॉमिकल वीक फीमेल है, मतलब मान लो उसकी हो सकता है कि वो फीमेल मेरिड भी हो लेकिन उसका इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, उस बेबी को मान लो पालन पोषण नहीं कर सकती,
तो उस केस में भी एमटीपी करवा सकते हैं। ओके, ध्यान रखना क्वेश्चन में आ सकता है कि एमटीपी की क्या क्या इंडिकेशंस है, एमसीक्यू में आ सकता है और थ्योरी में बोर्ड के लिए आ सकता है। ओके, तो ध्यान रखना। अब बात करें जो एमटीपी एक्ट है, अमेंडमेंट हुआ था 2017 के अंदर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, देन एमटीपी इन 12 वीक्स के अंदर अंदर करवाते हैं, तो वहां पे ओपिनियन चाहिए होता है एक आरएमपी का। मतलब आरएमपी की फुल फॉर्म, ठीक, आरएमपी की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, जो मतलब एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है उसको बोलते हैं आरएमपी, ठीक है। और दूसरा अगर बात करें अपन 12 वीक्स और 24 वीक्स के अंदर अंदर है, तो अपन कहा था कि 12 वीक्स से ज्यादा हो जाता है तो हायर रिस्क होता है कंपेयर टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो इसमें फिर 2 आरएमपी का ओपिनियन चाहिए होता है, ठीक है, तभी उसमें एमटीपी करवा सकते हैं फीमेल के अंदर। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज इतनी थी बस, किन किन इंडिकेशंस है को अमेंडमेंट कब हुआ था इसमें, और किस में कितने आरएमपी चाहिए होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है, सेकंड ट्राइमेस्टर में रिस्कियर है, और कब लीगलाइज होता है इंडिया में, और कितना ही होता है, ठीक है, इंड्यूस्ड ओशन डिजीज को। तो ये बात ध्यान रखना, क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसका ही एसटीडीज। देखो इसके और भी नाम है, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीआई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वीडी वेनेरल डिजीज, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये होती क्या है, अब देखो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, मतलब जब फीमेल और मेल इंटरकोर्स करे तो उस टाइम फैल सकती है डिजीज ये। ओके, तो वो कौन कौन सी होती है, देखो कॉमन एज ग्रुप होता है इसका 15 टू 24। इस एज में जो बात करें प्यूबर्टी आती है, इस एज में हार्मोनल चेंज होते हैं, जो अट्रैक्शन होता है अपोजिट जेंडर में वो होता है, तो इसमें चांसेस होते हैं कि वो जो कपल्स है या जो भी मेल फीमेल है वो इंटरकोर्स कर ले, तो उस टाइम हो सकता है कि ये डिजीज ज्यादा फैलने के चांस, क्योंकि इस टाइम बच्चे ना समझ रहते हैं। ओके, तो बात है। अब बात करें इसमें कौन कौन सी डिजीज आती है, देखो ये डिजीज की ट्रिक है, एससीजी टेरिक्स, एच फॉर हेपेटाइटिस बी, सी फॉर क्लेमाइडियासिस, जी फॉर जेनिटल herpes, टी फॉर ट्राइकोमोनियासिस, ए फॉर एचआईवी एड्स ना एड्स होता है, जी फॉर जेनिटल वार्ड्स, देखो यहां पे herpes था यहां पे वार्ड्स है, जी फॉर गोनोरिया, ओके, और एस फॉर सिफिलिस। ये डिजीज तुम्हारी बुक में दे रखी है पूरी पूरी, तुम्हें याद करनी है। ओके, अब नीट में 2 साल पहले क्वेश्चन आया था कि बताओ ये डिजीज है जिसका कोजेटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरिया है कि वायरस है कि कौन है, तो तुम्हें 2-3 के तुम्हें नाम याद रखो, क्वेश्चन नीट में आया था ना। तो एक तुम्हें याद ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस बी है, जो सिंपल है, हेपेटाइटिस बी वायरस तुम आराम से कर सकते हो, मतलब हेपेटाइटिस वायरल से होती है, ठीक है। दूसरा है क्लेमाइडियासिस, देखो नाम में देखो क्लेमाइडियासिस, तो क्लेमाइडिया से ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। ओके, मतलब कौन सी डिजीज हुई, बैक्टीरियल डिजीज है। देखो जेनिटल herpes, herpes सिंप्लेक्स वायरस, इसका नाम है, इसका तो आंसर मिल जाएगा। ओके, ट्राइकोमोनियासिस, ये अकेली डिजीज ऐसी है जो होती है पैरासाइट से, तो कौन सा है, ट्राइकोमोनास। ओके, एड्स तुम्हें पता ही है, एचआईवी एड्स चैप्टर हेल्थ एंड डिजीज के अंदर, तो एचआईवी एड्स कौन सा है, एचआईवी वायरस से होती है, एड्स होता है। ओके, जेनिटल वार्ड्स, देखो जेनिटल फिर आ गया, वो भी एचपी वायरस से होता है, तो जहां जहां जेनिटल है ना वो, तो जहां जहां जेनिटल है ना वो दोनों वायरस से होती है। ओके, जेनिटल वार्ड्स एचपी वायरस से, गोनोरिया नाइजीरिया गोनेरिया, ओके, और सिफिलिस ट्रिपेनोमा पेरिडम। तो नीट में क्वेश्चन आया था, एक तो इसका पूछा था सिफिलिस का किससे होता है, एक गोनोरिया का, और एक हेपेटाइटिस का। ये पूछता है ना कि बताओ उनको मैच कीजिए कौन सा डिजीज कौन सी है, तुम्हें एड्स का पता ही है, तो तुम्हें दो तो याद में रखनी है, गोनोरिया और सिफिलिस का। ओके, तो बाकी तुम्हें नाम में के आंसर मिल जाएंगे, क्लियर। ओके, आगे चलते हैं अपन, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी एड्स है ना, ये क्या करते हैं, ये और रीजन से फैलते हैं, कैसे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मदर से फिटस थ्रू प्लेसेंटा, या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मान लो एक्सचेंज हो रहा है, मान लो कि सर्जरी की वहां पे ब्लड कांटेक्ट में आ गया, उसको मान लो वही इंस्ट्रूमेंट से किसी और की सर्जरी कर दी तो वहां पे ब्लड कांटेक्ट में आ गया, तो इंस्ट्रूमेंट से भी ये फैल जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, एंड मदर से फिटस वाया प्लेसेंटा। ओके, इसके अलावा है
एक्सेप्ट 3H। ये क्या चीज है? इन 3H यानी जेनेटल हर्पीज, H फॉर हर्पीज, H फॉर हेपेटाइटिस, H फॉर HIV। ओके, जेनेटल हर्पीज, हेपेटाइटिस एंड HIV, इन 3 डिजीज को छोड़ के यानी एक्सेप्ट बाकी सभी का ट्रीटमेंट है अगर अर्ली स्टार्टिंग में उनको पता कर लिया जाए तो। ये 3 डिजीज क्यूरेबल नहीं है। कौन सी? क्वेश्चन आता है कि कौन सी एसटीडीज क्यूरेबल और ट्रीटेबल नहीं है? तो ये 3 नहीं है। कौन कौन सी? 3H, जेनेटल हर्पीज, हेपेटाइटिस और HIV एड्स। ओके, बाकी सभी अर्ली एज में पता कर लेंगे ना उसको, स्टार्टिंग में अर्ली है ना, तो उनका ट्रीटमेंट क्यूरेबल पॉसिबल है। ओके, अब देखो, अब बात करें अगर मान लो किसी में एसटीडीज हो रही है तो उसके अर्ली सिम्टम्स क्या क्या है? इचिंग होगी, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है, वहां पे स्लाइटली पेन होगा और फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। तो ये चीजें होती हैं अर्ली सिम्टम्स के अंदर। ओके, अब बात करें तो फिर इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? तो कॉम्प्लिकेशन ट्रिक है सी पैसा करके। सी फॉर कैंसर हो सकता है, पी फॉर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, ए फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, आई फॉर इनफर्टिलिटी हो सकती है, एस फॉर स्टिल बर्थ यानी मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, और ए फॉर अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस है। तो फिर इनका ट्रीटमेंट क्या है? इनका मतलब कैसे इनसे बचा जा सकता है? देखो, इनसे बचने का तरीका वही है, एसटीडीज है तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, या ड्यूरिंग सेक्स इंटरकोर्स क्या कॉन्डोम यूज करने चाहिए, या हो सकता है कि अर्ली एज में मान लो कि कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर को बिना डरे डॉक्टर को बोलना चाहिए कि मेरी ये सिम्टम्स है, ये इचिंग है, या मान लो कोई भी स्वेलिंग है, या कोई मान लो हो सकता है कि स्लाइटली पेन हो रहा हो वहां पे जेनिटल एरिया के अंदर, तो डॉक्टर को बोलना चाहिए फिर बिना किसी घबराए हुए। ओके, तभी का ट्रीटमेंट क्यूरेबल है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी का, वो भी अपन पूरा कर लेते हैं अभी। अब देखो, इसका नेक्स्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। तो क्या होता है इनफर्टिलिटी? कोई मान लो कपल है जो इनेबल है क्या बेबी कंसीव करने के लिए। ठीक है, मतलब इसका होता है कि कोई मान लो कपल है वो लगभग 2 इयर्स तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसके बावजूद भी वो इनेबल है बेबी कंसीव करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, ठीक है, जिससे वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? देखो, रीजन हो सकता है कोई फिजिकल रीजन हो, या कोई मान लो फीमेल या मेल को ड्रग्स ले रहे हो, ठीक है, ड्रग्स मतलब मेडिकेशन भी हो सकता है, या कुछ अब्यूज फैक्टर भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एल्कोहल, या कुछ मान लो अदर फैक्टर हो सकते हैं। तीसरा कुछ साइकोलॉजिकल हो सकता है, या कोई कंजेनिटल रीजन हो सकता है, या कोई इम्यूनोलॉजिकल रीजन हो सकता है। तो रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो कर देंगे, फिर भी बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? नॉट पॉसिबल ऑफ करेक्शन, अगर कुछ में करेक्शन नहीं हो रहा है फिर स्पेशल टेक्निक काम में रहते हैं, उसको अपन ART कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिप्रोडक्शन यानी बेबी कंसीव करने में हेल्प करेगी। ओके, पहली बात बोल दूं, जो ये ARTs है यानी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है वो हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर्स या नर्सों द्वारा की जाती है। दूसरी बात, ये हाईली एक्सपेंसिव भी होती है। क्लियर? अब देखो, पहली आती है इसमें IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो, इन विट्रो एक होता है इन विवो, विवो मतलब बॉडी के अंदर, विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, इन लैब। ओके, तो यह है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी। इसमें फीमेल से एग या ओवम लेंगे, मेल से स्पर्म लेंगे, लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर जहां उनको फर्टिलाइज करेंगे जाइगोट बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। मतलब जो बेबी बन रहा है ना वो कहां बन रहा है? टेस्ट ट्यूब के अंदर बन रहा है। ओके, अब जब ओवम लिए, अपने स्पर्म लिया जिससे जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो को ट्रांसफर होगा कहां पे? अब एम्ब्रियो का ट्रांसफर दो टाइप से हो सकता है। एक तो अर्ली एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो है वो 8 ब्लास्टोमेयर्स सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, तो इसका ट्रांसफर कहां करेंगे अपन? तुम याद करो एक बार फर्टिलाइजेशन चैप्टर,
वहां पढ़े थे अपन 8 से 16 जो सेल वाला था एम्ब्रियो उसको अपन मोरुला कह रहे थे। उसके पहले 8 ब्लास्टोमेयर मतलब वो कहां पे था, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो इसको अपन ट्रांसफर कहां करेंगे 8 ब्लास्टोमेयर का तक्के का, उसको करेंगे अपन फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो क्या बोलेंगे इसको अपन, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT, जिफ्ट कहते हैं, जिफ्ट, ओके। ZIFT, जाइगोट इंट्रा, जाइगोट है, इंट्रा है, फेलोपियन ट्रांसफर मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट को 8 ब्लास्टोमेयर तक को ट्रांसफर करते हैं। दूसरा अगर मान लो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर है मतलब वो मोरुला फेज को भी पास कर गया, उसको बोलेंगे अपन IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर मतलब इस एम्ब्रियो को अपन कहां ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। नाम क्या है इसका, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इनकी फुल फॉर्म तो आती है और पूछता है किस में क्या होता है, ओके। तुम्हें फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, इसका काम भी ध्यान रखना है, ओके। अगली आती है गिफ्ट यानी GIFT, यहाँ पे था ZIFT, यहाँ पे है GIFT, गिफ्ट, गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब ये किस केस में, क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि किस केस में गिफ्ट करवाएंगे अपन, ओके। कोई फीमेल है, इसमें ओवम या एक ओवा नहीं बन रहा है, लेकिन वो फीमेल है, वो बेबी कंसीव करने के लिए, बेबी इंप्लांट करने के लिए सुटेबल है, बस उसमें दिक्कत क्या है, ओवम या एग नहीं बन रहा है। तो इस फीमेल में अपन गेमिट यानी ओवा को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। तो गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर किस फीमेल में होगा, जो फीमेल में ओवा नहीं बन रहा है या ओवम नहीं बन रहा है, बट फीमेल फर्टिलाइजेशन के लिए एंड इंप्लांटेशन के लिए सुटेबल है। क्लियर, ओके। अगला आता है ICSI, ये क्या होता है, ICSI क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब जो स्पर्म है इसको डायरेक्ट ओवम के साइटोप्लाज्म में डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ये भी किसमें, लैब के अंदर होगा, ओके। ये होता है। नेक्स्ट टॉपिक है AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसमें क्या होगा, ये जो मान लो मेल है वो प्रॉपर स्पर्म नहीं बना रहा या फिर इंसेमिनेट करने में कैपेबल नहीं है, ये स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें जो मेल था उससे स्पर्म लेंगे, ठीक है। स्पर्म लिया, देखो IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन मतलब फीमेल यूट्रस के अंदर जो स्पर्म थे उनको ट्रांसफर डायरेक्ट कर देंगे टेक्नोलॉजी से, ओके। तो ये होता है IUI, ओके। तो सारी टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि तुमने सुना होगा तो सेरोगेट मदर, तो वो किस केस में करवाएंगे अपन, सेरोगेसी, ओके। वहां पे क्या होगा, अब सेरोगेट मदर का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई फीमेल थी जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, बट जो फीमेल थी उसमें फर्टिलाइजेशन तो हो रहा था, तो ओवा बना, इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म अंदर गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, बट वो जायगोट है वो इंप्लांट नहीं हो रहा था या उसकी प्रेगनेंसी नहीं चल रही थी, तो क्या करेंगे, जो जायगोट बन गया ना उसको निकालेंगे बाहर, ठीक है। और दूसरी फीमेल के अंदर जो बेबी कंसीव भी कर सकती है, बेबी को इंप्लांट भी कर सकती है और प्रेगनेंसी पूरी भी कर सकती है, उसको बोलेंगे सरोगेट मदर, उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तुमने बहुत देखा होगा फीमेल वो, तुमने बहुत देखा होगा कोई कोई मूवीज के अंदर या कोई सीरियल्स के अंदर तो ऐसा होता है, ठीक है। एक मुझे याद है वो सीरियल था ना गुम में किसी के प्यार में, तो उसमें जो सही थी वो कैपेबल नहीं थी, तो पत्थर लेखा ने उसको कंसीव किया था, तो पत्थर क्या थी, सेरोगेसी मदर थी, ओके। तो ये बात होता है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि ये सब करवाने के अलावा भी एक सबसे सूटेबल मेथड है बेबी अडॉप्ट करने का, तो वो सबसे बेस्ट है, लीगली बेबी को अडॉप्ट कर लो, तो इन सभी की जरूरत नहीं होगी। इससे दो काम हो जाएंगे, बेबी को फादर मिल जाएंगे और पेरेंट को बेबी मिल जाएगा, ओके। ये चैप्टर पूरा हो गया है, आई थिंक समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।